दोस्तों, आज की ये मूवी जबरदस्त सस्पेंस और मिस्ट्री से भरी पड़ी है। अगर आपको दृश्यम मूवी पसंद आई थी तो आप इसे हॉलीवुड की दृश्यम मूवी कह सकते हैं। क्योंकि दृश्यम मूवी की तरह यहाँ भी सबको पता होता है कि मुजरिम कौन है, लेकिन फिर भी कोई उसके मास्टरमाइंड दिमाग को हरा नहीं पाता। इस मूवी की शुरुआत से लेकर एंड के लास्ट सीन तक आपको इसमें सिर्फ सस्पेंस ही नजर आएगा, जो आपको इससे एक सेकंड के लिए भी दूर नहीं होने देगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये मूवी, जिसका नाम है फ्रैक्चर। मूवी की शुरुआत होती है टैड नाम के एक आदमी से, जो कि बहुत अमीर होने के साथ साथ एक एयरक्राफ्ट इंजीनियर भी है, जो लॉस एंजलिस की एक बड़ी एयरक्राफ्ट कंपनी के अंदर फ्लॉप्स ढूंढने का काम करता है। फिलहाल टेड एक प्लेन क्रैश की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, जहां वो अपने साथियों को प्लेन क्रैश होने की वजह बताता है और अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को एक बोर्ड पर लगाकर बिना किसी कंप्यूटर आउटपुट का वेट करे वहां से अपनी स्पोर्ट कार में बैठकर अपने घर निकल जाता है। क्योंकि टैड के साथ साथ सभी को पता था कि टैड की कैलकुलेशन कभी गलत नहीं होती। अब अगले सीन में हमें टैड की वाइफ जेनिफर को दिखाया जाता है, जिसका लेफ्टिनेंट रॉब नाम के पुलिस वाले से अफेयर चल रहा है और वो अक्सर यहाँ सभी से छुपकर इस होटल में एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने आते हैं। तभी हम टैड को देखते हैं, जो उस होटल से कुछ दूरी पर अपनी कार को पार्क करता है और होटल के अंदर जाता है, जहाँ उसकी वाइफ जेनिफर और रॉब एक दूसरे के साथ पूल में नहा रहे होते हैं। वो उन दोनों को इग्नोर करके सीधा अपने रूम में जाता है और वहाँ उस बेड को घूरने लगता है, जिस पर कुछ देर पहले उसकी वाइफ और रॉब इंटीमेट हुए थे। अब शाम होते ही जेनिफर अपने घर पहुँचती है और टैड को वहाँ पहले देखकर शॉक हो जाती है, क्योंकि टैड हमेशा उसके आने के बाद ही घर आता था। जेनिफर के अंदर आते ही टैड उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन जेनिफर उसे खुद से दूर करते हुए कहती है कि मुझे किचन में कुछ काम खत्म करना है। तभी टैड कहता है कि मुझे तुम्हारे और रॉब के अफेयर के बारे में सब कुछ पता है। ये सुनकर जेनिफर घबरा जाती है और इस बात को एक्सेप्ट करते हुए टैड को धोखा देने के लिए उससे माफी मांगती है, लेकिन टैड को ये माफी बिल्कुल भी स्वीकार नहीं थी। वो पहले ही पिस्तौल लेकर खड़ा हुआ था और जैसे ही जेनिफर टर्न करती है वो उसे शूट कर देता है, जिससे जेनिफर वहीं जमीन पर गिर जाती है। अब गोली की आवाज सुनते ही टैड के गार्डन में काम कर रहे सभी लोग डर जाते हैं और घर की तरफ भागते हैं। ये देखकर टैड घर के अंदर से ही विंडो पर 3 और राउंड फायर करता है, जिसे देखकर सभी लोग डरकर वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद टैड चलाई गई चारों गोलियों से निकली केसिंग को उठाकर एक जगह पर रख देता है और अपने पहने हुए कपड़ों को उतारकर आग लगा देता है और बाथरूम में जाकर खुद को गर्म पानी से क्लीन करने लगता है। इतनी देर में उन भागे हुए लोगों ने पुलिस को सारी खबर दे दी थी, जिससे उन सभी को लगता है कि टैड के घर में जरूर कोई शूटर घुस आया है। अब सभी पुलिस वाले तमाम गाड़ियों के साथ टैड के घर के बाहर पहुंचते हैं। साथ ही कुछ बड़े ऑफिसर्स के साथ लेफ्टिनेंट रॉब भी वहां आता है, जो कि एक हॉस्टेजेस नेगोशिएटर होता है, और वो टैड से बात करके खुद अकेले घर के अंदर आता है। अब तक रॉब को ये नहीं पता था कि टैड जेनिफर का हस्बैंड है और ये उसी का घर है। खैर, अंदर आने पर रॉब टेड से उस गन को टेबल पर रखने के लिए बोलता है। साथ ही टेड के कहने पर वो खुद भी अपनी गन को साइड में रख देता है, जिसके बाद दोनों में बातें होने लगती हैं। यहाँ टेड रॉब से कहता है कि मैंने अपनी बीवी जेनिफर की गोली मारकर हत्या कर दी है। तभी रॉब की नजर सामने वॉल पर लगी एक जेनिफर की तस्वीर पर पड़ती है। वो भागते हुए जेनिफर के पास जाता है और देखता है कि गोली उसके सर में लगी है। यहाँ टेड कहता है कि मेरी वाइफ के किसी दूसरे आदमी के साथ नाजायज संबंध थे, इसलिए मैंने उसे मार दिया। जेनिफर की ऐसी हालत देखकर रॉब भड़क जाता है और उठकर टैड को मारने पीटने लगता है। इसी बीच बाकी पुलिस वाले अंदर आकर रॉब को ऐसा करने से रोक लेते हैं और टैड को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। तभी एक पुलिस वाला रॉब को बताता है कि जेनिफर अभी भी जिंदा है, जिसके बाद वो सभी उसे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें बिली नाम के एक वकील को दिखाया जाता है, जो पब्लिक डिफेंडर ऑफिस में जॉब करता है और अभी एक पार्टी में जाने के लिए रेडी हो रहा है। इसी बीच उसका एक साथी उसे टैड के केस के बारे में बताता है और इस केस को पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से हैंडल करने को बोलता है। यहाँ सब कुछ जानने के बाद बिली को ये केस बहुत आसान लगता है, क्योंकि पुलिस के पास टैड के बयान के साथ साथ वो मर्डर वेपन यानी बंदूक भी थी, जिससे उसने उसको शूट किया था। इसलिए अब बिली पार्टी में जाने से पहले थोड़ी देर के लिए कोर्ट जाता है, जहां पहली सुनवाई पर ही टैड जज से कहता है कि वो अपना ये केस खुद ही लड़ना चाहता है, उसे किसी भी वकील की जरूरत नहीं है। साथ ही वो जज से रिक्वेस्ट करता है कि उसका केस जल्द से जल्द शुरू किया जाए। उसकी इन सब बातों को सुनकर बिली उसे बेवकूफ समझता है। बिली आज तक कभी कोई केस नहीं हारा था और उसे पूरा यकीन था कि वो टैड को बहुत ही आसानी से मात दे देगा, इसलिए वो टैड की बातों को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता। इसके बाद बिली जब बाहर आता है तो रॉब उससे आकर कहता है कि टैड बहुत ही शातिर आदमी है, तुम्हें उससे बचकर रहना होगा। बिली कहता है कि वो कोई वकील नहीं है
और वैसे भी सारे सबूत उसके खिलाफ हैं और हमारे पास मर्डर वेपन भी है, तो उसके जीतने की कोई भी उम्मीद नहीं है। इतना कहकर वो पार्टी के लिए निकल जाता है, जहां उसे अपनी नई बॉस निकी मिलती है, जहां बिली को हायर करके निकी और उसकी कंपनी काफी खुश थी, क्योंकि बिली बहुत ही काबिल वकील था। खैर, इस दौरान बिली को टैड के केस पर काम कर रहे एक ऑफिसर का कॉल आता है। वो कहता है कि फॉरेंसिक टीम ने कंफर्म किया है कि टैड के पास से जो गन हमें मिली है वो कभी चली ही नहीं, और पूरे घर की फिर से छानबीन करने के बाद भी हमें वहाँ से कोई दूसरी गन नहीं मिली। इतना सुनते ही बिली समझ जाता है कि बिना मर्डर वेपन के उनका ये केस कमजोर पड़ सकता है। इसलिए वो अगले ही दिन पूरी फॉरेंसिक टीम को लेकर फिर से टैड के घर की छानबीन करने जाता है, लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी उन्हें वहाँ कोई गन नहीं मिलती। साथ ही ऑफिसर बिली को बताता है कि टैड की गन पर हमें कोई और फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले हैं और ना ही उसकी शर्ट पर वो गन पाउडर मिला है जो कि गन चलाते वक्त कपड़ों पर रह जाता है। और ये बहुत ही शॉकिंग बात है। बिली कहता है कि सीसीटीवी फुटेज के अकॉर्डिंग गन फायर होने के बाद टैड घर से बाहर कहीं नहीं गया, तो वो उस गन को कहीं बाहर फेंक भी नहीं सकता। हो ना हो वो गन इसी घर में है, तुम ठीक से देखो, हमें वो गन जरूर मिलेगी। अब ऑफिस पहुंचकर बिली को अपने डेस्क पर टैड की फाइल मिलती है, जिसके हर पेज पर टैड ने नो लिख दिया था। अब इसको देखकर बिली फ्रस्ट्रेट होकर टैड से मिलने जाता है, लेकिन उधर टैड को अपने इस केस की कोई फिक्र नहीं होती, बल्कि उल्टा वो बिली से सवाल पूछने लगता है और कहता है कि मुझे पता चला है कि तुम आज तक कोई केस नहीं हारे हो, और अगर अपनी ये जीत बरकरार रखनी है तो तुम मेरे वकील बन जाओ। मैं तुम्हें इसके लिए अच्छा पैसा भी दूंगा, नहीं तो मेरे खिलाफ तुम 100% हार जाओगे। लेकिन बिली इसके लिए साफ इनकार कर देता है। खैर, अब कहानी सीधा कोर्ट में जाती है, जहां बिली एक के बाद एक विटनेस को वहां बुलाकर उनसे पूछताछ करने लगता है। लेकिन टैड बिना किसी टेंशन के वहां किसी मशीन का डायग्राम बनाने लगा होता है और किसी विटनेस से कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं करता। तभी लास्ट में बिली रॉब को कटघरे में बुलाता है और उससे पूछता है कि क्या टैड ने अपनी वाइफ जेनिफर को शूट करने की बात कन्फेस की थी। अब यहाँ टैड खड़ा होता है और सभी के सामने कहता है कि इस पुलिस वाले का तो मेरी बीवी के साथ अफेयर चल रहा था और मेरे पास इसके काफी सारे सबूत भी हैं, तो इस केस में इसकी गवाही मानी नहीं जानी चाहिए। ये बात सुनते ही जज, बिली और वहाँ बैठे सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। वहीं रॉब ने भी अभी तक जेनिफर के साथ चल रहे अफेयर की बात सभी से छुपा रखी थी, जिसका टैड ने सभी के सामने खुलासा कर दिया था। इस बात से शर्मिंदा होकर रॉब गुस्से में टैड को मारने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ खड़े ऑफिसर्स उसे पकड़ लेते हैं। ये देखकर जज यहीं से इस ट्रायल को स्टॉप करके टैड और बिली को अपने ऑफिस में बुलाती है। यहाँ टैड बताता है कि उसने अपनी वाइफ जेनिफर के चल रहे अफेयर के लिए एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर किया था और मेरे पास इन दोनों के अफेयर के काफी सारे सबूत हैं। साथ ही वो बोलता है कि रॉब ने आज की तरह ही अरेस्ट वाली रात भी मुझे मारने की कोशिश की थी और मुझे रॉब और उसके साथियों से जान का खतरा था, इसलिए मैंने कन्फेस किया था, लेकिन मैंने अपनी वाइफ का खून नहीं किया है। टैड की इस एक्टिंग को देखकर बिली भी हैरान रह जाता है, लेकिन जज को धीरे धीरे टैड की बातें सही लगने लगती है और वो उस कन्फेशन को एविडेंस से हटवा देती है और बिली और पुलिस ऑफिसर्स को टैड के खिलाफ कोई और सबूत इकट्ठा करने के लिए कुछ दिन का टाइम देती है। साथ ही वो कहती है कि हम बिना किसी पुख्ता सबूत के टैड को जेल में नहीं रख सकते। अब बिली यहाँ से अपने ऑफिस पहुँचता है, जहाँ उसका पुराना बॉस टैड को हल्के में लेने के लिए उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुम्हें ऑलरेडी एक नई जॉब मिल गई है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम इस केस को किसी और को सौंपकर रिजाइन दे दो और अपनी नई जॉब पर ध्यान दो। लेकिन बिली इसके लिए नहीं मानता और जाकर सीधा निकी से मिलता है। निकी कहती है कि उसके बॉसेस काफी नाराज हैं, क्योंकि बिली अभी तक अपने पुराने ऑफिस के केसेस में फंसा हुआ है और उसने बड़ी मुश्किल से उसकी जॉब बचाई है। यहाँ हमें पता चलता है कि निकी और बिली अब एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। खैर, अब अगले दिन बिली फिर से अपने पुराने ऑफिस जाकर अपने पुराने बॉस से कहता है कि मुझे इस केस पर ही रहने दें। उसका बॉस कहता है कि अगर वो ये केस हार गया तो उसकी यहाँ के साथ साथ नए ऑफिस में भी काफी बेइज्जती होगी और शायद नई नौकरी भी हाथ से चली जाए। लेकिन बिली कहता है कि वो इस केस को नहीं हारेगा और एक मुजरिम को जेल के पीछे पहुंचाना ही उसका असली काम है। बिली यहाँ से सीधा अब उसी पुलिस ऑफिसर के पास जाता है और अभी तक टैड के घर में मर्डर वेपन नहीं ढूंढ पाने की वजह से उस पर गुस्सा करता है और फिर से तलाशी लेने को बोलता है। वहाँ से निकलकर बिली रॉब से मिलने जाता है, जो अब डिप्रेशन का शिकार हो चुका था, क्योंकि उसके अफेयर की बात बाहर आने से उसकी बीवी और बच्चे उसे छोड़कर जा चुके थे। यहाँ बिली रॉब से उस होटल के बारे में पूछता है जहाँ वो अक्सर जेनिफर से मिला करता था। एड्रेस मिलने पर बिली उस होटल रूम में भी जाता है, लेकिन उसे वहाँ कोई भी सबूत नहीं मिलता, क्योंकि होटल के रूम्स डेली साफ किए जाते हैं। इसके बाद वो होटल के मैनेजर से पिछले कुछ दिनों की सीसीटीवी फुटेज निकालने को बोलता है। अब यहाँ से वो टैड के ऑफिस जाता है, जहाँ उसके डेस्क और कंप्यूटर को चेक करने के बाद उसे कुछ भी हासिल नहीं होता। उधर टैड जेल से अपने ऑफिस में कॉल करता है और बिली का मजाक बनाता है और कहता है कि तुम ये केस हारने वाले हो
अब हताश होकर बिली फिर से सभी ऑफिसर्स को लेकर टेड के घर जाता है, लेकिन इस बार भी ना तो उसे कोई मर्डर वेपन मिलता है और ना ही कोई सबूत। अब कोई और रास्ता न मिलने पर बिली हॉस्पिटल जेनिफर को देखने जाता है और उसके होश में आने का वेट करने लगता है, क्योंकि टेड के खिलाफ इकलौता सबूत सिर्फ जेनिफर ही थी। तभी वहाँ की डॉक्टर बिली को बताती है कि जेनिफर को काफी पास से शूट किया गया था, जिसकी वजह से वो अभी कोमा में है। उसे होश में आने पर कितना टाइम लगेगा हम कुछ नहीं कह सकते, और हो सकता है कि होश में आने पर वो बोल भी ना पाए। खैर, अब अगले दिन बिली निकी के घर फैमिली लंच पर जाता है, जहां निकी का भाई जो खुद भी एक वकील है, वो टेड के केस के बारे में बात करने लगता है और उसके लिए बिली की तारीफ भी करता है। तभी बिली कहता है कि वो एक दिन टेड को जरूर हराएगा। ये सुनते ही निकी समझ जाती है कि बिली अभी तक टेड के केस में ही अटका हुआ है, जिसके चलते उन दोनों में बहस हो जाती है और वो लंच के बीच ही उठकर चली जाती है। अब निकी के फादर, जो कि एक जज हैं, वो कहते हैं कि अगर तुम इस केस को सच में इंसाफ के लिए लड़ रहे हो तो तुमको ये केस जरूर लड़ना चाहिए, क्योंकि टेड जैसे लोग जिन्हें कानून तोड़ने में मजा आता है, उनका सलाखों के पीछे जाना बहुत जरूरी है। खैर, उसी रात रॉब बिली से मिलने आता है और कहता है कि टेड बहुत ही चालाक आदमी है, कोई सबूत न मिलने पर वो छूट भी सकता है। इसलिए वो बिली को एविडेंस रूम में मर्डर वेपन जैसी एक गन प्लांट करने का सुझाव देता है, जिसके लिए बिली साफ मना कर देता है, क्योंकि वो खुद कानून तोड़कर इस केस को जीतना नहीं चाहता था। अब अगले दिन बिली को होटल की सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए बुलाया जाता है, जहां उसे मर्डर वाले दिन ही टेड जेनिफर और रॉब के रूम में जाते हुए नजर आता है, लेकिन बड़ी टोपी पहनने की वजह से उसका फेस साफ नजर नहीं आ रहा था। इसलिए बिली इस फुटेज को भी एविडेंस के तौर पर कोर्ट में पेश नहीं कर सकता था। तभी ऑफिसर बिली से कहता है कि इस फुटेज से कुछ साबित नहीं होता, क्योंकि उस होटल में जेनिफर को शूट नहीं किया गया था और जहां किया गया था वहां हमें कुछ नहीं मिल रहा। ये सुनकर बिली गुस्से में आ जाता है और फाइल्स को फेंकने लगता है और कहता है कि टेड बिना प्लानिंग के कुछ नहीं करता, इसलिए उस होटल में जाने के पीछे भी उसका कोई ना कोई मकसद जरूर रहा होगा और बिना फिंगरप्रिंट्स के मर्डर वेपन के हम कुछ भी साबित नहीं कर सकते। अब वो दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर टेड ने ये सब कैसे किया और 4 राउंड फायर होने पर भी वो गन कहाँ गायब हो गई। इसी बीच बिली रॉब को कॉल करते हुए कहता है कि हमें तुम्हारे प्लान को फॉलो करते हुए एविडेंस रूम में उसके अगेंस्ट एक नकली गन को प्लांट कर देना चाहिए, जिससे कि वो जेल से बचकर ना जा सके। अब अगले दिन कोर्ट में टेड जज से उसे छोड़ देने को कहता है, क्योंकि अभी तक पुलिस को उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है जिससे ये साबित हो सके कि उसने ही जेनिफर का कत्ल किया है। तभी जज बिली से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है जिसके बल पर इस केस को आगे बढ़ाया जा सके, लेकिन काफी कोशिश करने पर भी बिली उस नकली गन वाले प्लान का हिस्सा नहीं बन पाता, क्योंकि उसका जमीर कानून तोड़कर इस केस को जीतना नहीं चाहता था। इसलिए वो जज से कहता है कि मेरे पास अभी कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है। बिली की बात सुनकर जज टेड को रिलीज करने का ऑर्डर देती है। अब केस हारने के बाद सब लोग वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन बिली कहीं नहीं जाता और वहीं अकेला बैठा रहता है कि तभी उसे एक गन चलने की आवाज आती है और जब वो बाहर आता है तो देखता है कि रॉब ने अपनी सर्विस गन से खुद को शूट कर लिया है। रॉब की मृत्यु से बिली को बहुत बड़ा धक्का लगता है, क्योंकि वो टेड को सजा नहीं दिलवा पाया। वहीं टेड को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो बिली को एक स्माइल देता हुआ कोर्ट से बाहर निकल जाता है। अब टेड को उसकी गन वापस देकर जेल से छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद वो वापस अपने घर पहुंचता है। वहीं बिली इस सब से काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका था, इसलिए वो सीधा हॉस्पिटल जाकर जेनिफर के होश में आने का वेट करते हुए वहीं सो जाता है। अब जैसे ही बिली की सुबह आंख खुलती है तो टेड उसके सामने होता है। यहाँ बिली को समझ आता है कि टेड अभी भी जेनिफर का हस्बैंड और लीगल गार्जियन है और वो चाहे तो डॉक्टर्स को वेंटिलेटर खत्म करने का बोलकर जेनिफर को खत्म करवा सकता है, जिससे जेनिफर होश में आने पर किसी को कुछ भी ना बता पाए। अब बिली वहाँ से भागते हुए सीधा निकी के पास आता है और उससे हेल्प मांगता है, जिससे किसी भी लीगल तरीके से वो जेनिफर को बचा सके। लेकिन निकी उसे इग्नोर करते हुए कहती है कि जेनिफर के मरने या बचने से उसे या उसकी लॉ फर्म को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बिली सीधा अपने पुराने बॉस के पास आता है और उससे कहता है कि टेड जेनिफर को मारने वाला है, हमें कुछ करना होगा। तभी उसका बॉस कहता है कि टेड ने आज सुबह ही तुम्हारे अगेंस्ट एक कंप्लेंट की है कि तुम बिना किसी वजह से उसकी वाइफ के पास बार बार जाते हो। अब हमें टेड को जाने देना चाहिए और अपनी हार को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि कोर्ट ने भी अब टेड को आजाद कर दिया है, इसलिए वो अब फ्री इंसान है और बेहतर होगा कि तुम टेड से अब दूर रहो। कोई रास्ता ना मिलने पर बिली अब सीधा निकी के फादर के पास जाता है, जो कि एक जज होते हैं। वो उन्हें सारी बात बताता है।
जिसके बाद वो उसे एक ऑर्डर साइन करके देते हैं, जिसके अकॉर्डिंग अगले 24 घंटे तक कोई भी जेनिफर को वेंटिलेटर से नहीं हटा सकता था। बिली फौरन उस ऑर्डर को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकलता है, लेकिन हॉस्पिटल में मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स उसे जेनिफर के रूम में आने से रोक देते हैं और वो देखता है कि टेड ने पहले ही जेनिफर के लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को डॉक्टर से कहकर बंद करवा दिया है, जिससे जेनिफर की मृत्यु हो चुकी है। अब सीन यहाँ से कुछ दिन बाद शिफ्ट होता है, जहाँ हम देखते हैं कि बिली अपना सामान पैक करके इस शहर को छोड़कर जा रहा होता है कि तभी उसका पुराना बॉस उसके पास आकर वापस से जॉब ज्वाइन करने के लिए बोलता है। बिली कहता है कि मुझे अब इस लीगल सिस्टम पर हंसी आने लगी है, क्योंकि सिर्फ एक एविडेंस न मिलने की वजह से एक खूनी खुलेआम बाहर घूम रहा है। यहाँ उसका बॉस उससे कहता है कि अगर टैड को इस सब के लिए सजा होती भी तो अटेम्प्ट टू मर्डर में होती, न कि मर्डर में, क्योंकि जेनिफर की मृत्यु उसकी गोली से हुई ही नहीं थी। अब अपने बॉस की इस बात को सुनकर बिली को फिर से लॉ बुक्स में इंटरेस्ट आने लगता है और धीरे धीरे उसे विश्वास होने लगता है कि वो जेनिफर के मर्डर के लिए टैड को मुजरिम साबित कर सकता है। इसके बाद वो फिर से इस केस पर शुरू से स्टडी करने लगता है और पुलिस स्टेशन में टैड की सीसीटीवी फुटेज को देख रहा होता है। इसी बीच उसे एक फोन आता है और तभी वहाँ का ऑफिसर गलती से उसका फोन उठा लेता है, क्योंकि उन दोनों के फोन दिखने में बिल्कुल सेम थे। अब इस सेम फोन वाली चीज को होते देख बिली को टैड की सारी चालाकी समझ आने लगती है। वो अब उस ऑफिसर को जेनिफर पर चली गोलियों की गन का मॉडल दिखाता है, जहां टैड और रॉब दोनों की गन का मॉडल एक ही था। इसके बाद बिली टैड के घर जाता है और उसके मास्टर प्लान के लिए उसकी काफी तारीफ करता है। दरअसल टैड को जब रॉब और जेनिफर के अफेयर के बारे में पता चला था, तभी उसने रॉब के मॉडल की एक हैंडगन खरीद ली थी और उसी गन को लेकर वो उस दिन होटल में गया था और उसने वहीं अपनी गन को रॉब की गन से एक्सचेंज कर दी थी और उसी गन से उसने जेनिफर को शूट किया था। अब जैसे ही रॉब वहां पहुंचा तो जेनिफर की बॉडी को देखकर वो शॉक में चला गया था और उसी दौरान टेड ने वापस से गन को एक्सचेंज कर दिया था और इसीलिए पुलिस को टेड की वही गन मिली जिससे उसने कोई फायर नहीं किया था, जबकि जिस गन से गोली चली वो तो रॉब के पास थी, लेकिन इसके बारे में कभी किसी को कुछ पता नहीं चल पाया। यहाँ टेड बिली से कहता है कि मेरी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग होती है जो कभी गलत नहीं होती। मैंने एक गोली से 2 लोगों को मार दिया, लेकिन तुम और तुम्हारा ये लीगल सिस्टम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, क्योंकि तुम्हें कभी कोई एविडेंस नहीं मिला और अगर तुम्हें कोई एविडेंस मिल भी गया तो फिर भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि इस देश में किसी भी आदमी को एक ही क्राइम के लिए 2 बार सजा नहीं मिल सकती। तभी बिली कहता है कि बस यही तुम्हारी कैलकुलेशन गलत हो गई, क्योंकि मैं तुम्हें जेनिफर के अटेम्प्ट टू मर्डर में सजा नहीं दिलवा पाया, क्योंकि तुमने खुद ही जेनिफर को मरने दिया। इसलिए मुझे सिर्फ कोर्ट से ऑर्डर लेकर जेनिफर के सर में लगी गोली और रॉब के सर में लगी गोली को मैच करवाना है, जिसके बाद मैं तुम पर फिर से मर्डर के नए चार्जेस लगवा सकता हूँ। और ये सुनकर टैड की पहली बार हालत खराब होने लगती है। इतना कहकर बिली वहाँ से बाहर आ जाता है, जहाँ पुलिस वाले पहले से ही टैड को पकड़ने के लिए वहाँ आ चुके थे। अब अगले सीन में हम नए ट्रायल में नए जज के सामने फिर से बिली को कोर्ट रूम में देखते हैं, जो पूरी तरह अकेले और कॉन्फिडेंट होता है, और वहीं टैड का ओवर कॉन्फिडेंस पूरी तरह से खत्म हो चुका था, जो वहाँ काफी महंगे लॉयर्स को अपने केस के लिए लाया था ताकि वो इन नए चार्जेस से कैसे भी बच सके। और इसी के साथ इस शानदार सस्पेंस मूवी का होता है दी एंड। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही शानदार कहानी के साथ।